हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएस एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज से आपके लिए पैडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अपने इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। साथ ही पहले तो आपको ये बता देते हैं कि भाषा शिक्षण होता क्या है। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व क्या है? देखिए, भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वांछित ध्वनि का उपयोग करते हैं। मतलब जो कुछ ऐसी ध्वनि जिसका कोई अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है? और इसका जो प्रयोग होता है जैसे कि संचार माध्यम में होता है और समझ के साथ पठन करने में, तो आपको ये सब चीज़ें जब क्वेश्चंस के माध्यम से समझ में आएँगी तो आपको और अच्छे तरीके से आप इसको एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लासेस आपकी रोज़ चलेंगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए और बताइए इसका इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए अपने से। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। अगर कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए जैसे असत्य लिखा रहे, नहीं लिखा रहे, के अलावा लिखा रहे, अथवा लिखा रहे, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए जिससे आपको आसानी होगी। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो आपका असत्य है? पहला है कि भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करता। क्या ये कथन सत्य है? बताइए। दूसरा है भाषा ज्ञानार्जन का साधन है, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसमें आप लोग बताइए। तो इसमें देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन असत्य दिख रहा है भाई। भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। इसमें लिखा है नहीं करता है भाई, बिल्कुल करता है। एक दूसरे के बीच में क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम क्या होता है, भाषा ही तो होता है। अगला देखिए, भाषा शिक्षण क्या है? भाषा शिक्षण क्या होता है? देखिए, पहला है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। दूसरा, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात है। यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है और ये भी जानना चाहिए, मतलब ये भी जाना जा सकता है भाषा शिक्षण से पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। दोनों ही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न अगर पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे भाषाई कौशल से परिचित कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों की कल्पनाशीलता को भी बढ़ाया जाता है और सृजनात्मकता का विकास में भी ये सहायक होता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका सीधे सीधे क्या उद्देश्य है? वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, ठीक है? और क्या है, पाठ्य वस्तुओं, जो पाठ्य पुस्तक हैं उनसे इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए और सही आंसर बताइए कौन सा कथन सही नहीं दिख रहा है। सोचिए, आंसर दीजिए। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है अंडरलाइन कर लिया। तो समझ में क्या आ रहा है? तो हमें दिख रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 3 है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है आपका कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा यह सही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी आपका नहीं लगा हुआ है, तो इसमें आपका क्या होगा? तो देखिए, भाषा शिक्षण के संबंध में यहाँ पे अगर बात करें तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ऐसा नहीं है। तो ये कथन आपका वैसे ही असत्य हो गया। अगला है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा अनिवार्य नहीं है? तो भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास ये अनिवार्य नहीं होता है। अगला देखिए, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर होनी चाहिए? तो देखिए, तो ये आपकी निर्भर होनी चाहिए बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण पर। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें जो है आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है।
अब प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? तो जो अप्रेरणा का सिद्धांत है दोस्तों, ये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, और यह सिद्धांत किस पर आधारित है? ये जो है आपका, जब बालक नकल करता है तभी तो सामाजिक परिवेश को सीखता है, तो ये आपके अनुकरण सिद्धांत पर आधारित है। मातृभाषा शिक्षण क्या कहलाता है? मातृभाषा शिक्षण से क्या होगा? सीधी सी बात है, मातृभाषा शिक्षण का प्रयोग करके आप शिक्षण को सरल बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो ये आपका मूर्त से अमूर्त की ओर, ये जो नियम है क्या करता है? स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? बताइए दोस्तों। तो ये आपका बहुमुखी प्रयास के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यदि इस प्रश्न की बात करें तो इसमें जो होगा आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत ही यही होता है कि बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में क्या करना, लगाए रहना, उनको बिजी रखना। तो यही आपकी क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहता है, जिसमें कि कविता पाठ कराते हुए उनका क्या किया जाता है, उनका पूरा अधिगम को और स्थायी किया जाता है। और अगला देखिए, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक सीखता है? बालक किस सिद्धांत के आधार पर सीखता है शुरू में? सोचिए, मैंने अभी जैसा कि बताया, जब बालक है तो सीधी सी बात है, जैसा आप उसको दिखाएंगे वही उसका अनुकरण करेगा। तो अनुकरण का सिद्धांत यही कहता है, बालक जो होता है शुरू में एक दूसरे की बोलचाल की भाषा को सुनकर वही नकल करने का प्रयास करता है, यानी अनुकरण करता है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या करती है? तो जो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि होती है, यह आपकी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। अगला देखिए, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होती है? किसी कक्षा में भाषा की क्लास चल रही है, कोई लैंग्वेज की क्लास है, कोई भी लैंग्वेज है, उसमें शिक्षण की युक्ति का हम कैसे प्रयोग करेंगे, किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, पूछा है कौन सा कम प्रभावी होगा, तो मैं कम के नीचे अंडरलाइन लगा दिया। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें से कौन सा कम प्रभावी होगा। तो सीधी सी बात है, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, ये कम प्रभावी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब उसकी हैंड रिटन नोट्स लेके ही पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं। भाई एक बात बताओ, आपको परीक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति हैंड रिटन नहीं, नोट्स नहीं देगा, अपने नोट्स नहीं देगा, तो क्या आप लोग पास नहीं होंगे? बिल्कुल पास होंगे। खुद से मेहनत करके खुद की नोट्स बना के पास हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अगला देखिए, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? बताइए, जो कहानियाँ होती हैं वो बच्चों के भाषा विकास में कैसे सहायक हैं? वो इस प्रकार से सहायक हैं क्योंकि ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। अगला देखिए, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, ऐसे प्रश्न जरूर फंसाते हैं। देखिए, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान ये क्या है? तीनों लैंग्वेज से ही संबंधित है, भाषा से ही संबंधित है। तो कौन सा तर्क इनमें से कम कमजोर है? अब जो कमजोर कम है उसी को ढूंढ लीजिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे कम कमजोर दिख रहा है, जैसे सबसे कम कमजोर, सबसे कमजोर है, यानी कि पहला है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है, सभी विषयों में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, अलग अलग भी होते हैं। इसलिए पहला ही क्या है, कमजोर है, सबसे कमजोर है। अगला देखिए, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है? तो दोस्तों, इसमें निश्चित से अनिश्चित की ओर यह कोई नियम नहीं होता है। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है किस विधि के अंतर्गत? तो ये आगमन से निगमन की ओर इस विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कुछ जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि सीटेट परीक्षा में आपसे भाषा शिक्षण के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अगर ये प्रश्न पूछे तो देखिए, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना ये कोई उद्देश्य नहीं होता।
एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो यहाँ पे प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो यहाँ पे पूछा था समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, तो ये आपका कथन क्या है? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो एक भाषा शिक्षक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? अगर ये प्रश्न पूछता है तो आप क्या बताएंगे? तो जी हाँ, इसका एक ही उद्देश्य है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशीलता प्रयोग करना। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा सीखने एवं सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो किस पर प्राथमिकता होनी चाहिए? तो होती है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता का पोषण करना या पोषित करना। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, सीधे सीधे दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? इनका सबसे सर्वोपरि उद्देश्य होता है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? तो इससे बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो ये आपकी भाषा जो होती है, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान किया जाए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपकी मातृभाषा होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा। और प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य अगर पूछेगा तो ये याद रखिए कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यह क्या इसका उद्देश्य होता है। पठन पाठन के अंत में ऐसा अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो क्या कराएं, जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को भी समेकित करना उद्देश्य नहीं है। किसका उद्देश्य नहीं है? बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो यह आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है? यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। और आज का आखिरी प्रश्न है आपका, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो यहाँ पे जो पहला उत्तर होगा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मौजूद करता है, मतलब मदद करता है। कैसे? जैसे छोटे बालक होते हैं, उनके कक्षा में क्या होता है, सेब का चित्र लगा रहता है, मंथ के नाम, मतलब सभी का क्या होता है, चित्र को बड़े बड़े लिखे जाते हैं, बनाए रहते हैं, जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। तो इस तरीके से आज की जो भाषा शिक्षण के 42 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने कंप्लीट किया है। PDF आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में देखिए, नीचे चेक करेंगे आपको सभी लिंक मिल जाएगी। सारी PDF वहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं, जितने भी वीडियो अब तक बने हैं सभी की PDF दे दी गई है, उससे आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कैसा लगा है कमेंट करके बताइए सभी। मिलेंगे आपसे इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।